हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माई सेल्फ दर्शित गोयानी। बायो लाइफ बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। चैप्टर नंबर 11 हमारा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर। तो लेट्स वी विल बी स्टडी टुडे। आज हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। किस तरह से हम जो जीन्स है उसको अपग्रेड कर सकते हैं, किस तरह से डिजायरेबल जीन्स बना सकते हैं, उन सब की आज हमें बात करनी है। मतलब व्हाट इज अ जेनेटिक इंजीनियरिंग। बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रिंसिपल्स है वो दो बात पे डिपेंड करता है, बायो प्रोसेस एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे हमें ओनली जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग किस तरह से वर्क करता है, क्या क्या उसकी मेथड है, प्रोसीजर है, उन सब के बारे में हमें आज डिस्कस, मतलब इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। तो लेट्स वी विल बी स्टार्ट बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स, चैप्टर नंबर 11, genetic engineering, gene engineering. Our next topic is a gene engineering. Our next topic is a gene engineering process. What is a gene engineering? वो हमें आज देखना है। तो चलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग की मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑफ हमारी बुक्स के अंदर जो दिया है उसके अंदर हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग अंडरस्टैंड करना है। मतलब क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग है। तो इंजीनियरिंग मतलब कोई पर्टिकुलर मेथड की हेल्प से हम जो जीन्स है, जो डीएनए है, जो आरएनए है, उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करने वाले हैं। वो हमारी बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन के अंदर हमने देख लिया है। तो अब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो जीन्स है उसके अंदर हम किस तरह से कुछ ना कुछ चेंजेस, मतलब किस तरह से कुछ चेंजेस कर सकते हैं, तो उसके बारे में बात करनी है। तो उससे पहले मतलब सपोज हमारे पास एक ओल्ड जीन्स है, ओल्ड एक डीएनए है, उसके अंदर चेंज करके हमें न्यू डीएनए किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, नया डीएनए किस तरह से कन्वर्ट करना है, इसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। तो उससे पहले, ये सब देखने से पहले हमें ये देखना जरूरी होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है, तभी आप जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन्स इंजीनियरिंग प्रोसेस है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट लेट्स वी विल बी स्टार्ट व्हाट इज अ सेक्सुअल रिलेशनशिप। वी हैव आल्सो नाउ टू parents are combined. Two parents are responsible for a sexual reproduction, like one parent is a male and second parent is a female. दो parents हैं male and female, दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट सेक्स के दो ऑर्गेनिजम्स मेल एंड फीमेल पेरेंट्स है, उन दोनों में से मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स रिलीज होगा। उसके अंदर मेल और फीमेल के जो गैमेट्स है वो मेल और फीमेल पेरेंट्स के जो जीन्स है उसको ट्रांसफर करेंगे। मतलब जेनेटिक मटेरियल है उस गैमेट की हेल्प से ट्रांसफर होगा। उसके बाद ये जो मेल और फीमेल गैमेट है वो फ्यूज होके जाइगोट बनाएंगे। उसके बाद ये जाइगोट फर्दर चाइल्ड के अंदर कन्वर्ट होगा। जैसे कि हमने प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन देख लिया चैप्टर नंबर 2 के अंदर, उसके बाद हमने ह्यूमन बीइंग के अंदर रिप्रोडक्शन देख लिया चैप्टर नंबर 3 के अंदर। तो ऐसा ही ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो हमें पता है कि पेरेंट्स फीमेल थी, उसके पास कुछ अपना डीएनए होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, जीन्स हो गए। ऐसा ही मदर के पास, मेल के पास, मतलब उसके फादर है, उसके पास कोई जेनेटिक मटेरियल्स, जीन्स होगा। तो उन दोनों जीन्स, सपोज दिस इज अ फादर, ये फादर का एक डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, वैसे ही यहाँ पे ये मदर का एक डीएनए है, मतलब उसका जीन्स है। अब ये दोनों मिक्स हो गए जाइगोट के अंदर। अब क्या होगा, ये दोनों मिक्स होने की वजह से, ये दोनों मिक्स होने की वजह से इस तरह का कुछ डीएनए बनेगा, हाफ फादर और हाफ मदर। और एक कुछ नया डीएनए, मतलब इसके अंदर मदर एंड फादर के कैरेक्टर तो हो गए बट अपने कुछ डिफरेंट कैरेक्टर हो गए। जैसे कि हमें पता है कि जो चाइल्ड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस हुआ है, मतलब उसका बर्थ हुआ है, तो वो सेम टू सेम मदर जैसा भी नहीं दिखता, सेम टू सेम फादर जैसा भी नहीं दिखता। उसके अंदर थोड़ा बहुत कुछ पार्ट, जैसे कि उसकी आंखें, उसका स्किन कलर, उसके बाल एक्सेट्रा, वो सब अपनी माँ, मतलब उसकी मदर और उसके फादर जैसे हो गए। बट अपने बहुत सारे कैरेक्टर लेके आता है। वो दूसरे कैरेक्टर कहाँ से आए, तो दूसरे कैरेक्टर है वो जो मदर और फादर के पास जो जीन्स थे, वो दोनों जीन्स थे वो कंबाइन होके नए जीन्स बनाए।
वो दोनों कंबाइन होके नए जीन्स बने। नए जीन्स को हमने बोला रिकॉम्बिनेट डीएनए, रिकॉम्बिनेट जीन्स, नए जीन्स के जो फादर के पास भी नहीं थे और मदर के पास भी नहीं थे। जैसे कि हमें पता है कि रेड और व्हाइट कलर मिक्स करने के बाद हमें कोई एक डिफरेंट कलर मिलता है, तो यहाँ पे ऐसा ही है। तो ये नए जीन्स मिले, ऐसा नेचुरली होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। ऐसा हमें आर्टिफिशियल करवाना है, जैसा नेचुरली प्रोसेस हुई है, ये नेचुरली जीन्स रिकॉम्बिनेट हुए हैं, नए जीन्स बने हैं अपने आप चाइल्ड की बॉडी के अंदर, ऐसे ही जीन्स हमें आर्टिफिशियली सिलेक्टेड डिजाइडेबल, जो डिजाइर्ड जीन्स है वो बनाने हैं, उसकी आज हम बात करने वाले हैं। उसके बाद आप कंपैरिजन टू एसेक्सुअल की बात कर ले। चलो एसेक्सुअल की बात कर ले। तो एसेक्सुअल के अंदर ओनली मदर और ओनली फादर, दोनों में से एक ही पेरेंट होगा, लाइक बैक्टीरिया। तो अपने जैसे ही एक ही चाइल्ड को वो रिप्रोड्यूस करेगा, मतलब रिप्रोडक्शन करेगा, तो उसकी वजह से जो मेल के पास जो भी जीन्स थे वही जीन्स उसके चाइल्ड के पास होगी। उसके अंदर जो जीन्स के अंदर जो चेंजेस होने के चांस थे वो चेंजेस नहीं हुआ, क्योंकि दो टाइप के अगर जीन्स कंबाइन हो गए तो ही ये रिकॉम्बिनेट मतलब नए जीन्स बनने की पॉसिबिलिटी है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे जैसा उसके पेरेंट्स है उसकी जैसे ही कैरेक्टर वाला हमें प्लांट या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेगा। जैसे कि बैक्टीरिया बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइक अ फिशन, फिशन और सेल डिवीजन प्रोसेस से वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है। तो जितने कैरेक्टर उसके पेरेंट के पास है इतने कैरेक्टर उसके चाइल्ड के पास आते हैं, तो उसके अंदर ऐसा नहीं होता। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये जीन चेंज हुए, रिकॉम्बिनेट जीन्स हुए, ये नेचुरली हुए। तो अब आर्टिफिशियली हम किस तरह से जीन को चेंज करते हैं, डिजाइडेबल जीन्स किस तरह से बना सकते हैं। नेचुरली तो बॉडी के अंदर नेचुरली प्रोसेस तो हो ही रही, अब आर्टिफिशियल डिजायर्ड जीन किस तरह से बनाए उसकी बात की है कि डिजायरेबल जीन्स हम किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो लेट्स वी विल बी स्टडी डिजायरेबल जीन्स किस तरह से प्रोड्यूस किया जाए। तो दिस टेक्निक कॉल इज अ रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी। डिजायरेबल जीन्स बनाने की जो प्रोसेस है उसको हमने नाम दिया है आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आर डीएनए, आर को स्मॉल लिखना है, आर को स्मॉल लिखना है और डीएनए टेक्नोलॉजी मतलब आर मतलब आप डिजाइडेबल जीन्स बनाएंगे। डिजाइडेबल जीन्स मतलब जैसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदर और फादर में उन दोनों की जीन्स कंबाइन होके, मदर और फादर की जीन्स कंबाइन होके क्या होता था, नए जीन्स बनते थे, राइट। नए जीन्स बनते थे और ये नए जीन्स है वो क्या होते थे, ये जो सारे नए जीन्स है वो नए जीन्स पूरे के पूरे जो नए जीन्स है उसके अंदर कहीं कहीं पे मतलब डिजाइडेबल नहीं था, जैसा हमें कैरेक्टर चाहिए। जैसे कि मदर का और फादर का कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ है, मदर और फादर के कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ है, उसके अलावा मदर और फादर के कैरेक्टर के एक्सप्रेस हुआ है, उसके अलावा दूसरे नए कैरेक्टर भी बने, लेकिन वो डिजाइडेबल नहीं है, बने हैं वो 100% है आपके। सपोज मैं हूँ, मेरी बात कर लूं कि भाई मेरे पास मेरे मदर और फादर के जीन्स है, उसके अलावा भी मेरे पास अपने कैरेक्टर है, लेकिन वो डिजाइड नहीं है जैसा मुझे चाहिए था। जैसे कि मुझे डिजाइड मतलब मुझे मेरी स्किन का कलर व्हाइट ही चाहिए, तो डिजाइड बना, डिसाइडेबल नहीं था। तो डिसाइडेबल ये जो डीएनए है मतलब जीन्स है वो बनाने की टेक्निक उसको हम बोलते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी, बट आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल। तो इसमें कुछ भी नहीं है। सपोज आपको मैं बता दूं कि हमारे पास कोई डिसाइडेबल मतलब कोई एक डीएनए है, उसके बाद ये डीएनए कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस कैरेक्टर को हम, ये जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं उस स्पेसिफिक कैरेक्टर को हम लेके हमारे पास दूसरा एक जीन्स है मतलब एक दूसरा डीएनए है उसके साथ इसको जोड़ देते हैं और इसके साथ इस कैरेक्टर को जोड़ देते हैं, इस डीएनए के टुकड़े को जोड़ देते हैं। अब इस डीएनए के पास भी इस तरह के कैरेक्टर आ जाएंगे और ये जो
जीन्स है, मतलब ये जो डीएनए है वो हमारा आरडीएनए, रिकॉम्बिनेट डीएनए हो गया, मतलब आर्टिफिशियल। तो इस किस तरह से हम ये आरडीएनए बना सकते हैं, किस तरह से कोई अदर डीएनए का जो पर्टिकुलर कट है वो नए डीएनए के साथ जोड़ सकते हैं, उसकी बात करनी। तो हम किस तरह से नया डीएनए बना सकते हैं, किस तरह से जो डिजायर्ड जीन्स है वो बना सकते हैं, उसकी बात करनी है यार। तो फर्स्ट इसकी एप्लीकेशन है डिजायर्ड जीन्स की, कि भाई जीन क्लोनिंग प्रोसेस में और जीन ट्रांसफर। जीन क्लोनिंग मतलब क्या, वो हमें आगे पढ़ना है। उसके बाद जीन ट्रांसफर मतलब आप डिजायरेबल जीन से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, और रिप्रोड्यूस मतलब प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। उसके बाद मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, मोस्ट अब हम किस तरह से आरडीएनए मतलब रिकॉम्बिनेट डीएनए बना सकते हैं उसकी बात करता हूँ। कि फर्स्ट रिकॉम्बिनेट नया डीएनए, डिजायर्ड डीएनए बनाने से पहले हमें एक स्टेप पास आउट करना है। डू यू नाउ तो likely fat of a piece of DNA which is a somehow transfer into an alien organisms। आप बता सकते कि कोई डीएनए का टुकड़ा है, सपोज दिस इज अ डीएनए, सपोज दिस इज अ डीएनए, तो इसका कोई कट है, सपोज ये डीएनए ही, सपोज ये डीएनए है, तो इस डीएनए को मैं कोई एलियन मतलब अदर, मतलब सपोज ये डीएनए ह्यूमन बीइंग का है, सपोज ये डीएनए ह्यूमन बीइंग का है, और इस डीएनए को हम कोई अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म सपोज बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर दिया, हमारे पास स्पेसिफिक टेक्निक है ट्रांसफर करने की, ट्रांसफर कर दिया, तो वो डीएनए है उसका फ्यूचर क्या होगा। ये जो डीएनए है, हमने ह्यूमन का डीएनए, डीएनए एलियन ऑर्गेनिजम्स मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, एलियन मतलब बाहर से आया ऐसा नहीं, एलियन मतलब डिफरेंट, मतलब बैक्टीरिया का जीन्स ओनली बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद ह्यूमन बीइंग का जीन्स ओनली ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफर कर सकते हैं, बट ह्यूमन बीइंग टू बैक्टीरिया आप नहीं ट्रांसफर कर सकते। तो ह्यूमन बीइंग का जीन्स बैक्टीरिया के लिए एलियन हो गया, तो ये एलियन जीन्स है, एलियन ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपने ट्रांसफर किया। तो ये जो हमारा ह्यूमन बीइंग का कोई अदर मतलब कोई कट ऑफ पीस है दिया ना, उसका फ्यूचर क्या होगा, उसका फ्यूचर क्या होगा। जैसे कि ह्यूमन बीइंग के जो डीएनए है जीन से उसके पास जैसे कैरेक्टर है, ऐसे कैरेक्टर बैक्टीरिया में आ सकते हैं, तो उसकी बात हमें करनी है। मेजर क्वेश्चन है, जनरली बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा जीन है वो कोई अदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ट्रांसफर कर दे तो कैसा होगा। जैसे कि अदर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि चिपकली है, टाइगर है, लाइन है, उन सब के जीन्स हमारे बॉडी में ट्रांसफर कर दे तो कैसा होगा। ऐसा बहुत बार आपने सोचा होगा, तो ऐसा ही मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेके आई हूँ कि अगर ऐसा किया तो क्या होगा, ऐसा किया तो क्या होगा। तो लेट्स वी विल बी स्टडी, हम आगे स्टडी करते हैं, उसके आंसर के आंसर देखते हैं। तो ये हमारा डीएनए का टुकड़ा है, ये एलियन एनिमल है, उसके अंदर हमने इंजेक्ट कर दिया सब कुछ। और व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस डीएनए ट्रांसफर टू एलियन ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे क्वेश्चन है कि इस फ्यूचर क्या होगा ये डीएनए का जो हमने एलियन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर एंटर करवाया है। तो दिस डीएनए इज नॉट मैच टू द एलियन ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट तो ये थिंक हुई कि ये डीएनए है वो एलियन ऑर्गेनिजम्स के डीएनए के साथ मैच नहीं होगा, पहली प्रॉब्लम ये आ गई। उसके बाद इट नॉट एबल टू मल्टीप्लाई itself in the progeny cell of the organisms। उसके बाद ये जो जीन्स है वो हमारा जो एक फॉरेन मतलब ये जो जीन्स है डीएनए है, वो डीएनए इस एलियन बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, अपने आप मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, एक में से दो, दो में से तीन, रेप्लिकेशन। हमें चैप्टर नंबर 6 के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन देखना है। आपने सपोज चैप्टर 10th स्टैंडर्ड के अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन देखी होगी कि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। फर्स्ट क्या होता है कि ये दोनों स्टैंड है और रिमूव होती है इस तरह से एक, इस तरह से दूसरी। उसके बाद जो स्टैंड है उसके पास एडेनाइन थाइमिन ग्वानिन है, उसके अपोजिट नए न्यूक्लियोटाइड बनते हैं और एक डीएनए में से दो डीएनए बनता है। तो ये प्रोसेस पूरी रेप्लिकेशन की है। तो ये जो फॉरेन डीएनए हमने बाहर का डीएनए है, फॉरेन डीएनए है, उस डीएनए को हमने एंटर करवाया कहाँ पे, फॉरेन डीएनए को हमने एंटर करवाया एलियन ऑर्गेनिजम्स में, तो अपने आप रेप्लिकेट नहीं हो सकता। अब ये जो डीएनए है उस डीएनए
को इस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अपने कैरेक्टर एक्सप्रेस करने हैं, चैप्टर नंबर 5 कैरेक्टर एक्सप्रेस करने हैं, तो इस डीएनए को इस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। ये कंपलसरी है, मल्टीप्लाई होगा तो ही उसके कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस हो सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग तो ये कि वो अकेले जो डीएनए है वो अकेला बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो गया लेकिन मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। अब कब मल्टीप्लाई होगा? बट सम टाइम, यहाँ पे लिखा है बट सम टाइम डीएनए इज अ गेट इंटीग्रेट इनटू द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट्स, it may multiply and inherit along with the host cell, but sometime कई कई बार क्या होता है कि जो डीएनए है, ये जो डीएनए है वो एंटर हो जाता है, यहाँ पे प्रेजेंट था। अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, कोई भी एलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उसका अपना जीनोम होगा, उसका अपना जीनोम होगा मतलब सेल, सेल के पास न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर जीनोम और जीनोम्स के अंदर जीन्स और जीन्स के अंदर क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए और आरएनए, यहाँ तक। मतलब अगर हमारा जो फॉरेन डीएनए है इस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जीनोम के अंदर चला गया, जीनोम के अंदर चला जाता है सपोज, तो जीनोम्स के अंदर तो ये रेप्लिकेशन प्रोसेस होती ही रहती है। जैसे सेल डिवाइडेशन होता है एक में से दो, तो इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसको भी दुगना मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। तो इसकी वजह से जीनोम है वो तो उसके अंदर जो डीएनए है वो मल्टीप्लाई होते रहते। तो अब हमारा फॉरेन डीएनए है उस जीनोम के साथ एंटर हो गया, उसके साथ घुस गया, इंटीग्रेट ऐसा वर्ड यूज किया है, इंटीग्रेट अंदर घुस गया। तो हमारा जो होस्ट सेल है मतलब हमारा जो एलियन ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर हमारा जो फॉरेन डीएनए बाहर से ट्रांसफर किया था वो मल्टीप्लाई होना लगेगा, मल्टीप्लाई होने लगेगा। तो अब मेजोरिटी क्या हुई कि अगर कोई लिविंग फॉरेन डीएनए को अदर एलियन ऑर्गेनिजम्स के अंदर मल्टीप्लाई होना है तो उस डीएनए को लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जीनोम के अंदर जाना पड़ेगा, जीनोम के अंदर जाना पड़ेगा। जीनोम के अंदर जाना मतलब जीनोम के अंदर क्रोमोसोम्स है और क्रोमोसोम्स का पार्ट बनना पड़ेगा। मतलब अगर ये डीएनए क्रोमोसोम्स के साथ घुल मिल गया, ऐसा क्रोमोसोम्स है, अब इस क्रोमोसोम्स के अंदर तो बहुत सारे डीएनए है वो सब रेप्लिकेट होते हैं, इसी तरह से इस डीएनए को भी यहाँ पे घुस के रेप्लिकेशन अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर दी। खुद तो रेप्लिकेट नहीं हो पा रहा लेकिन इस जीनोम के साथ जाएगा, जीनोम के अंदर दूसरे जो डीएनए वो रेप्लिकेट हो रहे उसकी हेल्प से ये रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा और उसकी हेल्प से एक कॉपी, एक ही डीएनए था उसने मल्टी डीएनए बन गए। मल्टी डीएनए मतलब बहुत सारे डीएनए बन गए। अब उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स एलियन ऑर्गेनिजम्स के अंदर इस तरह के डीएनए का मतलब इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर एक्सप्रेस हो गए। जैसे कि बहुत सारी डिजीज हमने सुनी है, बहुत सारी डिजीज जैसे कि कुत्ता काट लेता है तो कई कई बार जो ह्यूमन बींग है वो कुत्ते जैसा बिहेवियर करने लगता है क्योंकि जो कुत्ते की जो सलाइवा होती है उसके अंदर उसके जीन्स होते हैं। अब वो जीन्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, वो डीएनए हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुए और वो कहीं कभार हमारे बॉडी के जीनोम के पार्ट हो गए, इंटीग्रेट हो गए, हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो गए और हमारे जीनोम्स का पार्ट बन गए, तो हमारे सेल जैसे मल्टीप्लाई हो गए वो जीन्स भी मल्टीप्लाई हो गए। और एक टाइम ऐसा आएगा कि 2 या 3 महीने उसके इंक्यूबेशन टाइम चाहिए, उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी तभी उसके कैरेक्टर एक्सप्रेस होगी, तभी ये ह्यूमन बीइंग कुत्ते जैसा बर्ताव करने लगता है, किसी को काटने लगता है एक्सेट्रा, ऐसा सब होता है। तो इसके प्रिकॉशन के लिए ये जो जीनोम्स का पार्ट ना बने, फॉरेन डीएनए है वो जीनोम्स का पार्ट ना बने, इसके लिए बॉडी के अंदर अगर कोई कुत्ता काट ले तो इंजेक्शन दिए जाते हैं जिसकी हेल्प से ये जो डीएनए है वो किल हो जाए, वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। मतलब हमें ये पता है कि 99% जो डीएनए है वो जीनोम का पार्ट नहीं होगा, बट रेयर केस में ऐसा हो जाता है, रेयर केस में ऐसा हो जाता है, जीनोम का पार्ट बन जाता है, क्रोमोसोम्स का पार्ट बन जाता है फॉरेन डीएनए एलियन बॉडी के अंदर, तो वो मल्टीप्लाई होके उसके कैरेक्टर एक्सप्रेस करने लगता है। और इसकी वजह से जो हमारी नेचुरल बॉडी है उसके अंदर बहुत सारी म्यूटेशन हो जाती है, म्यूटेशन मतलब विकृति आ जाती है। सो इस तरह के एक्सपेरिमेंट, जैसे कि मैंने बोला कि टाइगर को जीनोम्स कोई ह्यूमन बीइंग के अंदर ना डाले, ह्यूमन बीइंग के जीनोम्स को अदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर मल्टीप्लाई मतलब एंटर करवाने का जो एक्सपेरिमेंट है, इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट है उसके ऊपर बैन लगा हुआ है। तो जनरली क्वेश्चन था कि ऐसा हुआ तो ऐसी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे लिखा है
This is because the alien piece of DNA has become a part of chromosome which has the ability to replicate. अगर जो एलियन जो बाहर से हमने जो डीएनए एंटर करवाया और डीएनए हमारा एलियन ऑर्गेनिजम्स का क्रोमोसोम्स का पार्ट बन गया तो उसके पास मल्टीप्लाई होने की एबिलिटी आ सकती है। एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर कोई फॉरेन डीएनए एलियन ऑर्गेनिजम्स के अंदर एंटर करो तो वो उसके पास रेप्लिकेशन की कैपेसिटी कब आती है? जब वो जीनोम का पार्ट हो, जब वो क्रोमोसोम्स का पार्ट बने। सपोज एलियन ऑर्गेनिजम्स का क्रोमोसोम है, फॉरेन था, वो यहाँ पे एंटर हुआ और इसका पार्ट हो गया, मतलब इसके अंदर घुस गया, उसके बाद वो रेप्लिकेशन कर सकता है। तो ये जो रेप्लिकेशन करने की जो प्रोसेस है, इस तरह से जो रेप्लिकेशन होता है उसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। In a chromosome there is a specific DNA sequence called is a origin of replication। क्रोमोसोम्स के अंदर जो रेप्लिकेशन प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। हमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अंडरस्टैंड करने के लिए ये पूरी थियरी देखनी थी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या मतलब, डीएनए कहाँ पे बनता है? तो जीनोम क्रोमोसोम्स के अंदर रेप्लिकेट होता है। जो जीनोम से जीन से डीएनए है वो हमारे क्रोमोसोम्स जीनोम के अंदर रेप्लिकेट होते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिटिंग रेप्लिकेशन। और ये जो ओरिजिन है वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो पर्टिकुलर जीन्स की पर्टिकुलर जो जीन्स है उसकी रेप्लिकेशन प्रोसेस, मतलब उसकी जो डीएनए है उसको मल्टीप्लाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है therefore the multiplication of any alien piece of DNA in organism it need to be part of the chromosome which has the specific sequence now as a origin of replication। अगर कोई भी जीनोम को डीएनए को लिविंग मल्टीप्लाई होना है तो मल्टीप्लाई होने के लिए उसको क्रोमोसोम्स, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्रोमोसोम का पार्ट होना चाहिए। अगर क्रोमोसोम्स का पार्ट होगा तो ही वो रेप्लिकेट कर पाएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमने 10th स्टैंडर्ड के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस पढ़ी थी। ये दो स्ट्रैंड है डिफरेंट हो जाती है और नए दो डीएनए बना देती है। बट ये नए दो डीएनए के साथ साथ हमने क्रोमोसोम रेप्लिकेशन भी पढ़ा था कि क्रोमोसोम भी बढ़ते हैं। जैसे कि चैप्टर नंबर 10 11th स्टैंडर्ड ये सेल है उसके अंदर जो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। हमारे सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स है जितने भी क्रोमोसोम नंबर है वो सारे क्रोमोसोम नंबर है वो डिवाइड होते हैं जब सेल डिवाइड होता है, हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड होता है और उसका आधा पार्ट है उसके बाद उस सेल मैच्योर होता है उसके अंदर जनरेट होता है आधा पार्ट। जब सपोज इस तरह का कुछ फिगर थी हमारी क्रोमोसोम्स की, तो अब जब सेल डिविडेशन होता है तो यहाँ से डिवाइडेशन होता है ये आधा पार्ट और ये आधा पार्ट। अब इसका आधा पार्ट न्यू जनरेट होता है, इसका आधा पार्ट न्यू जनरेट होता है। तो उसके अंदर साथ साथ उसके अंदर जो जीनोम है वो भी नए बनते हैं, जीन्स भी जो हमारे डीएनए है वो सब नए बनते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है क्लोनिंग। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन? हमने देख लिया कि डीएनए है वो मल्टीप्लाई होता है किसकी वजह से? क्रोमोसोम की वजह से। जो क्रोमोसोम मल्टीप्लाई होगा तो डीएनए भी मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद बात की क्लोनिंग। दिस इन thus an alien DNA is a link with the origin of replication, so that is a alien piece of DNA can replicate and multiply itself in the host organism. This can be also called as a cloning। अब मैं आपको बात बता दूं कि हमारा एलियन डीएनए एलियन बॉडी के अंदर जो डीएनए था वो क्रोमोसोम के साथ लिंक हो गया और उसने बहुत सारी अपनी कॉपी बना दी। एक जैसे ही कॉपी इतने उसके जैसे ही डीएनए बहुत सारे बनने लगे, बहुत सारे डीएनए बन गए तो एक कॉपी बन गई। होस्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन होता है, एक ही डीएनए की कॉपी बनती है, उसको हम बोलते हैं क्लोनिंग। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोनिंग। यहाँ पे रेप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन होता है होस्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की वजह से एक ही डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बनती है तो उसको हम बोलते हैं क्लोनिंग। इट मेक मल्टीप्लाई आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ टेम्पलेट डीएनए। जो डीएनए है उसकी मल्टीप्लाई आइडेंटिकल कॉपीज बनाने के लिए ये जो क्लोनिंग प्रोसेस है यूज होती है। उसके बाद तीसरा है हमारा मोस्ट
इम्पोर्टेंट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेशन डीएनए। ये हमारा डीएनए इंजीनियरिंग प्रोसेस, जीन इंजीनियरिंग प्रोसेस का बेस था। अब हम एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि हम आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेशन, नया जेनेटिक मतलब हमें आर्टिफिशियली जीन्स बनाना है, डिजायरेबल डीएनए बनाना है। तो रिकॉम्बिनेट डीएनए बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? Construction of the first rDNA emerged from the possibility of the linking a gene encoding antibiotic resistance with a native. Its called is a plasmid of Salmonella typhimurium. फर्स्ट टाइम आरडीएनए बना, मतलब रिकॉम्बिनेट डीएनए बना। अब ये रिकॉम्बिनेट डीएनए, नया डीएनए बनाने की जरूरत क्यों हुई, रिक्वायरमेंट क्यों ऐसी हुई कि न्यू डीएनए क्यों बनाना पड़ा? तो एंटीबायोटिक बनानी थी, एक पर्टिकुलर डिजीज था, उसके डिपेंडिंग हमें उसकी एंटीबायोटिक बनानी थी। तो एंटीबायोटिक बनाने के लिए हमें डिजाइडेबल डीएनए बनाना पड़ा, मतलब आर्टिफिशियल डीएनए बनाना पड़ा। आर्टिफिशियल मतलब उसके अंदर आर्टिफिशियली, टेक्निकली हमें चेंजेस करना पड़ा। तो टेक्निकली क्या चेंजेस किए? तो हमारे पास एक प्लाज्मिड है। व्हाट इज द प्लाज्मिड? वी विल आल्सो नाउ, प्लाज्मिड है बैक्टीरियल सेल के अंदर जो डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए है, बैक्टीरिया है, सपोज दिस इज अ बैक्टीरिया। आई थिंक आपने चैप्टर नंबर 8 के अंदर तो स्टैंडर्ड 11 के अंदर पढ़ा है कि बैक्टीरिया है, उसके अंदर एक डिफरेंट टाइप का डीएनए प्रेजेंट है और सर्कुलेट फॉर्म में होता है। सर्कुलेट मतलब इस तरह से कुछ होता है, सर्कुलेट फॉर्म में होता है, उसको हम प्लाज्मिड डीएनए बोलते हैं। उसका जो नॉर्मल सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है एक्स्ट्रा एक डीएनए होता है जिसको हम प्लाज्मिड डीएनए बोलते हैं। तो साल्मोनेला टाइफिमेरियम, दिस इज अ बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया प्लाज्मिड, उस बैक्टीरिया का प्लाज्मिड। और इस प्लाज्मिड की कैपेसिटी, इस प्लाज्मिड की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इस प्लाज्मिड को रेप्लिकेट होना है, मतलब इस डीएनए को रेप्लिकेट होने के लिए कोई भी क्रोमोसोम और जीनोम का पार्ट होना जरूरी नहीं है। जैसे कि कोई बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया अपना प्लाज्मिड डीएनए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, एलियन ऑर्गेनिजम्स के अंदर डाल दे, तो ये जो प्लाज्मिड है वो मल्टीप्लाई होने लगेगा। उसको उस लिविंग एलियन ऑर्गेनिजम्स का क्रोमोसोम्स का पार्ट होना रिक्वायर्ड नहीं है अपने आप। मतलब यहाँ लिखा है प्लाज्मिड इज ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग मतलब अपने आप ही रेप्लिकेट होता है। इसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक है, और इसी वजह से ये जो प्लाज्मिड डीएनए है उसको हम नया आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेट डीएनए बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, और ये पर्टिकुलरली साल्मोनेला टाइफिमेरियम का है, और एंटीबायोटिक बनानी है, कोई दवा बनानी है इसकी वजह से। तो लेट्स वी विल बी स्टार्ट। हम क्या करेंगे? तो इस यहाँ पे मेथड दी है मैंने, दिस इज अ प्लाज्मिड डीएनए, सर्कुलेट फॉर्म में है। अब प्लाज्मिड डीएनए को क्या करना है? कट करना है, पर्टिकुलर कोई पार्ट को उसके कट करना है। ये प्लाज्मिड डीएनए, उसके पर्टिकुलर पार्ट को हमने कट कर दिया सपोज, और कट किया। हम हमने डीएनए का जो पार्ट कट किया, उस पार्ट को कट करने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ लिक्विड एंजाइम्स और स्पेशल टाइप ऑफ, हम ऐसा कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजलर। मॉलिक्यूलर सीजलर मतलब कातर, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और मॉलिक्यूलर सीजर्स यूज करनी है। मॉलिक्यूलर सीजर्स आर्टिफिशियल ऐसा केमिकल है, वो किसी भी डीएनए को पर्टिकुलर आप जहां से भी कट करना चाहते हैं वहां से कट कर सकते हैं। व्हाट इज द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स? कितने टाइप के ऐसे एंजाइम्स आते हैं, मतलब दोनों सेम ही है। मॉलिक्यूलर आप सीजलर बोल सकते हो और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी बोल सकते हैं। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, वो पर्टिकुलर डीएनए को आपको जहां से कट करना है वहां से कट कर सकते हैं। बहुत सारे टाइप के ऐसे एंजाइम्स आते हैं, प्रेजेंट है, और ऐसे एंजाइम बहुत सारे बैक्टीरिया में से ही हमें आइसोलेट होते हैं, मतलब मिलते हैं, जो पर्टिकुलर डीएनए को, कोई भी डीएनए को कट कर सकते हैं। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से हमने इस डीएनए को कट कर दिया। प्लाज्मिड था साल्मोनेला टाइफिमेरियम, अब यहाँ पे कट हुआ है, पूरे कट हो गया पूरा कट पीस ऑफ प्लाज्मिड डीएनए, कट पीस है। उसके बाद हमारे पास एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट डीएनए होगा, मतलब एक वेक्टर, एज अ
वेक्टर, एज अ वेक्टर मतलब वेक्टर तो नहीं कह सकते, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट डीएनए है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट डीएनए मतलब ये डीएनए ऐसा है कि कोई पर्टिकुलर डिजीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। डिस्ट्रॉय मतलब कोई पर्टिकुलर डिजीज है, सपोज आपको मैं बता दूं कि हमारी बॉडी के अंदर कोरोना वायरस है और उसके डीएनए को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम आर्टिफिशियल जीन्स बना रहे हैं और हमारे पास एक ही कॉपी है उस डीएनए की जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उस कोरोना वायरस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अब क्या करना है, इस वायरस की हमें मल्टीप्लिकेशन करवानी। तो मल्टीप्लिकेशन करवाने के लिए ये जो वायरस है, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट डीएनए है, कोई भी चीज होगी, जैसे कि कोई प्लांट होगा, कोई भी होगा, तो उसके अंदर से वो डीएनए निकालना है। कट डीएनए हेल्प ऑफ आर एंजाइम। आर एंजाइम मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसको कट कर दिया। अब उसका एक टुकड़ा, पर्टिकुलर एक पार्ट, उसको हमें ये जो प्लाज्मिड डीएनए था वहां से जो एक पर्टिकुलर टुकड़ा हमने कट किया, सपोज ये निकाल दिया, यहाँ से हमें कट करना था, पूरा पार्ट ऐसे ही रहने दिया, तो उसकी जगह पे इसको लगा दिया। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा ब्लैक है और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ब्लू है। तो फोर्थ स्टेप के अंदर हमने क्या किया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट डीएनए के साथ प्लाज्मिड डीएनए को जोड़ दिया। और जोड़ने के लिए अब आपको मैं बता दूं कि ये जोड़ने के लिए भी पर्टिकुलरली एक एंजाइम यूज होता है, उसको हम बोलते हैं लाइगेज एंजाइम्स। जो डीएनए का टुकड़ा है उसको दूसरे डीएनए के साथ ज्वाइंट करने के लिए एंजाइम यूज होता है, उसको हम बोलते हैं लाइगेज एंजाइम्स। और जो भी डीएनए के टुकड़े हैं, सपोज कोई भी हो, आपको ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट डीएनए के टुकड़े हो और ये और ये और यहाँ पे ए और ए, तो उसके जो एंड है, उस जो टुकड़ा है, उस कट है, उस कट के एंड को हम स्टिकी एंड बोलते हैं। उस कट के एंड को हमने नाम दिया है स्टिकी एंड। ये जो कट है, उस कट के जो पूरे एंड पार्ट है उसको स्टिकी एंड, मतलब पर्टिकुलरली पार्ट ही जो स्टिकी एंड है। सपोज हमें पता है कि ये पूरा डीएनए है और उसके अंदर 3 और 5 ऐसी 2 सीक्वेंस आती है। तो जो सीक्वेंस मैच होती है, मतलब उसके जो स्टिकी एंड जहाँ पे, मतलब ये जो प्लाज्मिक डीएनए के जो पार्ट के साथ मैच होता है वहां पे ज्वाइंट होगा विथ हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। लाइगेज क्या करता है, पूरा चिपकाने का, जैसे फेविक्विक वर्क करती है, चिपकाने का वर्क करती है, तो लाइगेज एंजाइम। अब ये हमारा नया डीएनए बना जिसके पास कैपेसिटी क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। पहले नहीं थी, पहले थी नहीं, बट आ गई। अब हमारे जो इस डीएनए के पास से उसने टुकड़ा ले लिया और उसकी हेल्प से वो अपने पास ऐसे कैरेक्टर आ गए। अब हमें प्लाज्मिड डीएनए ही क्यों यूज किया, ये प्लाज्मिड एज अ वेक्टर। प्लाज्मिड का वर्क क्या था, एज अ वेक्टर। वेक्टर मतलब ट्रांसपोर्टेशन। ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स है उसका ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास एज अ वेक्टर क्या था, प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड ही क्यों यूज किया, क्योंकि उसके पास क्रोमोसोम का पार्ट न होगा तो भी वो अपने आप मल्टीप्लिकेशन, रेप्लिकेशन कर सकता है। अब क्या होगा, अब आप इसको एज अ वैक्सीन यूज करेंगे, एज अ वैक्सीन यूज करेंगे सपोज, तो इसको एज अ वैक्सीन यूज करके कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डाल दीजिए। ये जो डीएनए है वो उस ऑर्गेनिजम्स का जीन का, क्रोमोसोम का पार्ट नहीं होगा, फिर भी वो मल्टीप्लिकेशन होने लगेगा, फिर भी वो मल्टीप्लिकेशन होने लगेगा। बट अब ये हमारे पास बहुत कॉस्टली प्रोसेस है। कि हम जितना इजी समझते हैं कि भाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया, कट किया, कट पीस लिए, वो सब जितना इजी स्टेप दिखते हैं उतना इजी नहीं, कॉस्टली प्रोसेस है। डीएनए है जो डीएनए में दिखता भी नहीं है, उसको कट करना है, उसको जोड़ ज्वाइंट करना है, जो पार्ट हमें दिखते ही नहीं वो ज्वाइंट करना है, और हमें आरडीएनए बनाना है। अब इस डीएनए को हमें कोई होस्ट ऑर्गेनिजम्स लेना है। ऑर्गेनिजम्स होस्ट मतलब कोई बॉडी ऐसी कि जिसके अंदर ये मल्टीप्लाई हो सके, ऐसा कोई होस्ट ऑर्गेनिज्म लिया जिसके अंदर हमने ये इस डीएनए को डाल दिया। सपोज हमारे पास होस्ट ऑर्गेनिज्म इकोलाई है, तो इकोलाई की बॉडी के अंदर ये डीएनए डाल दिया। अब इस डीएनए को इकोलाई का क्रोमोसोम का पार्ट होने की जरूरत नहीं, क्योंकि दैट इज आल्सो प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड डीएनए है, क्योंकि इसके कैरेक्टर हो गए ना, इसके भी कैरेक्टर आया ना। अब इसके कैरेक्टर और इसके दोनों मिक्स हो गए, तो इसकी वजह से वो अपने आप मल्टीप्लाई होने लगेगा। मतलब इस अब ये होस्ट ऑर्गेनिज्म से जैसे जैसे ये जो इकोलाई है वो 1 में से 2, 2 में से 4, 4 में से 8, 8 में से 16 मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ऐसे डीएनए भी मल्टीप्लाई होगा, और ऐसे ऐसे में इस डीएनए की कॉपी
कॉपी ज्यादा मिलेगी। तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, कॉपी बन गई, सबसे ज्यादा कॉपी मिली हमें। तो कॉपी मिली, इसके वजह से हमने इसको क्या किया, क्लोनिंग हुआ, ऐसा कह सकते हैं। इसकी वजह से उसको हम कहते हैं क्लोनिंग हुआ। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोनिंग किया। क्या किया हमने, क्लोनिंग। इस डीएनए को होस्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डाल के मल्टीप्लाई किया। अब जितने हमारे पास इकोलाई बैक्टीरिया है, इतनी ही हमारे पास ये डीएनए है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक बैक्टीरिया एक डीएनए है। और ये बैक्टीरिया है, ये जो होस्ट ऑर्गेनिजम्स है उसके अंदर जो बैक्टीरिया है, ये रिस्पॉन्सिबल है पर्टिकुलर जो डिजीज है उसको रेजिस्ट करने के लिए, किल करने के लिए। तो आप इस बैक्टीरिया को कल्चर करेंगे लेबोरेटरी अंदर, और उसकी हेल्प से आप उसको वैक्सीन बना सकते हैं। तो ये है हमारी पूरी आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, तो नेक्स्ट हमें इस आरडीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए मिल गया, ये हमें प्लाज्मिड के साथ हमने दूसरा डीएनए जोड़ के, फॉरेन डीएनए कंबाइन करके हमने नया डीएनए बनाया, उसके पास नए कैरेक्टर थे, हमें ऐसा डीएनए मिल गया सपोज, ठीक है। अब ये वॉल प्रोसेस में हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया, लाइगेस यूज किया और प्लाज्मिड यूज किया। तो प्लाज्मिड के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लाइगेस के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ये सब हमें देखना है। उसके बाद होस्ट हमें चाहिए रेप्लिकेट करवाने के लिए। तो होस्ट भी बहुत सारे होते हैं, कौन कौन से होस्ट होते हैं, कितने टाइप्स के होस्ट होते हैं, वो देखना है इस चैप्टर के अंदर। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का फंक्शन, उसके टाइप्स, प्लाज्मिड वेक्टर के टाइप्स, मतलब एज अ वेक्टर हम प्लाज्मिड के अलावा कोई और यूज कर सकते हैं जो ऑटो रेप्लिकेट हो, वो अपने आप ही रेप्लिकेट हो सके, उसको कोई डीएनए का पार्ट, मतलब क्रोमोसोम का पार्ट होने की जरूरत ना हो, ऐसा कुछ पॉसिबल है। तो वो सब हमें देखना है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चैप्टर के अंदर ये देखना है कि हम किस तरह से जो सपोज मान लीजिए कि ये आरडीएनए हो गया, हमने सारे स्टेप कर दिए, बट हमें कुछ प्रोसेस तो है नहीं, दिखता तो कुछ नहीं है कि ये रिकॉम्बिनेट हुआ है कि नहीं, मतलब नया बना है कि नहीं, स्ट्रिकी मतलब हमारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट डीएनए था, वो वेक्टर के अलावा, सॉरी, प्लाज्मिड एज अ वेक्टर के साथ ज्वाइंट हुआ है कि नहीं, ऐसा हमें किस तरह से पता चलेगा। तो उसके लिए आइडेंटिकल, मतलब रिकॉम्बिनेट डीएनए बना है कि नहीं, उसको आइडेंटिकल करने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है, उसको हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कि हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें जो डीएनए चाहिए था वो डीएनए, मतलब हमें किस तरह से पता चलता है कि हमने दो डीएनए के टुकड़े डाले थे, एक प्लाज्मिड का था और एक एंटीबायोटिक था, उसके बाद उसके अंदर लाइगेस डाला और एक डीएनए बन गया कि नहीं, मतलब जॉइंट हो गया कि नहीं, वो किस तरह से हमें पता चलता है, उसके लिए भी मेथड है, वो उसको बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसकी एप्लीकेशन वो सब हमें डिस्कस करना है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रिंसिपल है। और ये है जीन इंजीनियरिंग, ये जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफर, रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी, फॉरेन डीएनए एंटर इनटू एलियन ऑर्गेनिजम्स। मैंने बताया था कि फॉरेन डीएनए एलियन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ट्रांसफर हो तो उसका फ्यूचर क्या है, उसके बाद ये पूरा स्टेप है डिजाइड जीन्स बनाने के लिए, प्लाज्मिड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एज अ वेक्टर, और जीन इंजीनियरिंग प्रोसेस के स्टेप। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपने क्या किया, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजाइड जीन्स। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से जीन्स को आपको डिजाइड करना है, क्या करना है। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिकल डीएनए इनटू होस्ट, आपको इंट्रोड्यूस करवाना है होस्ट के अंदर। उसके बाद मेंटेन ऑफ द इंट्रोडक्शन डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए इनटू प्रोजेनी। और उसके बाद इंट्रोड्यूस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद इस डिजाइड डीएनए को आपको प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफर करवाना है। तो ये मेजर 3 स्टेप है, पूरी 3 स्टेप के अंदर ये जीन इंजीनियरिंग प्रोसेस होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो पूरी थियरी है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तभी तक थैंक यू वेरी मच।